center of mass. It is the point where whole mass of the system is assumed to be concentrated. Assume करते हैं कि concentrated है, actually में नहीं होता। जैसे मार्कर है, इस मार्कर पे सेंटर ऑफ मास कहाँ हो, इसके सेंटर पे। तुम देखो अगर मैं इसको यहाँ रखूं तो यूं गिर जाएगा, यूं रखूं तो यूं गिर जाएगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है वेट यहाँ पे लग रहा है बीच में। जैसे इस मार्कर को देखो, अगर मैं इधर से और इधर से पकड़ के ऐसे खींचूंगा दोनों जगह से, घूमेगा ये, एक ही जगह से पकड़ के तो फिर नहीं घूमेगा। तो ऐसे इसको एक तरफ अर्थ खींच रही है और एक तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ। देखो मैं इधर फोर्स लगाता हूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स लगाऊं छोड़ दूं तो घूमेगा ये, यहाँ छोड़ दो तो यूं घूमेगा। तो कहाँ पे नहीं घूमेगा? बीच सेंटर में। इसका मतलब ये इसका क्या है? तो mg भी इसका मतलब इसी पॉइंट पे लग रहा है। तो मैं मान रहा हूँ कि सारा का सारा mg अगर इस पॉइंट पे लग रहा है तो इस पॉइंट पे तो कोई mg लग नहीं रहा इस हिसाब से। तो मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया। अब अर्थ को तो पता नहीं चला कि मैंने इसको अलग कर दिया। अगर अब मैं इसको छोड़ दूं तो ये तो नीचे जाता है भाई, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ था, ये तो जाने ही नहीं चाहिए था लॉजिकली अगर ये एक्चुअली में पॉइंट होता, क्योंकि सारा का सारा वेट यहीं लगना चाहिए था। तो इस पे तो वेट लग रहा ही नहीं था, यहीं पे लगना चाहिए था। एक्चुअली ये गलत थॉट है, ठीक है, क्योंकि जैसे जब इसको बाहर निकालोगे तो अर्थ इस पे भी फोर्स लगाएगी। इसका लॉजिक ये है कि अर्थ इसके हर पॉइंट पे फोर्स लगा रही है, लेकिन उन सब का अगर तुम रिजल्टेंट लोगे ना तो सेंटर पे लगेगा, वो रिजल्टेंट सेंटर पे लगेगा। हाँ है ना, क्या लॉजिक समझ में आया? तो ये एज्यूम पॉइंट है ना, एक्चुअल पॉइंट नहीं है। क्या बात समझ में? तो जैसे मैं बात कहूं कि एक पेंसिल को या एक स्टिक को यूं रख दो, अब आपसे कोई पूछे भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो देखो बहुत ही सिंपल काम है। आपको मास इसका m है, लेंथ इसकी l है। मान लो आप यहां से जाते हो y डिस्टेंस ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे कितना जाओगे, इसका मास कितना होगा, जो किसके बराबर होगा, m/l into dy। क्या लॉजिक है? तो अगर मैं इतने से मास की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूं तो d किसके बराबर आएगी, dm into g, और हाइट किसकी ग्राउंड से y, तो du किसके बराबर आ जाएगा, dm की जगह। चलो एक चीज समझो, ये बात समझो, अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। आया अब देखो, लिमिट पुट कर दो 0 से l, पहले dm की वैल्यू पुट करो, m/l into dy into लिमिट क्या आएगा, m/l into g y square by 2, that is l square by 2 बन जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, इट मींस l/2 वो पॉइंट है जहां पे सारा का मास कंसंट्रेटेड, दैट इज पूरी रॉड का मास अगर मैं इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान m मास, तो भी वही पोटेंशियल एनर्जी आएगी l/2 डिस्टेंस साइड पे, है तो भी तो वही पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, इस पूरे की आ रही है। कई बार समझ में ये नहीं है, इट मींस मैं ये भी तो मान सकता हूं नहीं सारा का सारा मास रॉड का कहां कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो मैंने क्या किया इसको, यार मेरे पास तो क्लियर है नेटवर्क बेल्ट दो कैसे, सबको प्रॉब्लम आ रही है, को होस्ट को चैट करनी है को होस्ट के साथ, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं जरूर फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, इस चीज को देखो यहां से ये आ गया ना, u इक्वल टू dm into g into y, इसमें से क्या चीज कांस्टेंट है जो बात बता सकते हैं अभी, तो
तो जी आ जाएगा बाहर और ये क्या आ जाएगा y into dm लिख लो। अगर मैं किसी भी इक्वेशन को सेम चीज से डिवाइड करूं सेम चीज से मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क पड़ता है? तो मैंने क्या किया ये चीज क्या तुम बता सकते हो क्या? पूरा मास टोटल मास dm छोटे छोटे मास में टुकड़ा तो टोटल मास से मल्टीप्लाई करो टोटल मास से डिवाइड कर दो कोई फर्क पड़ता है? अगर आप ध्यान से देखो ये चीज क्या है ये सेंटर मास की पोजीशन है थोड़ी सी देर पहले देखो m की ये चीज क्या सेंटर मास की पोजीशन है आए तो m into g ये क्या है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है इट मींस दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो अब बताओ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आएगा y into dm अपॉन dm x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला आ जाएगा x into dm अपॉन dm एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आ जाएगा z into dm अपॉन dm और पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर m into g ये चीज क्या आएगी यहाँ पे ये चीज क्या आती है m into g ये क्या चीज की पोजीशन तो बेटा m into g आ गया तो ये चीज क्या देगी सॉल्व होगी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आया तो अगर मैं जनरल फार्मूला लिख दूं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का ठीक है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं r position of center of mass is equal to r into dm upon dm का इंटीग्रेशन कुछ नहीं क्या r पोजीशन क्या होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास z कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास और ये वाला कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख लो चलेगा तो जनरल फार्मूला कैसे लिखें सेंटर ऑफ मास वो भी करेंगे तो तभी तो डीएम लिखा है ना डीएम भी किसी ना किसी चीज का फंक्शन हो सकता है अब एक चीज बताओ ये सेंटर ऑफ मास का स्पेशल पॉइंट क्या होता है ये तो कैलकुलेट करने का तरीका पता है एक बार बताओ इस मार्कर को मैं अगर ऊपर की तरफ फ्लिप करूं तो इसका कैप का मोशन देखो कैसा होगा कैप का मेरे साथ इसकी कैप का मोशन कुछ ऐसा होगा
जबकि इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है जब ये हवा में, तो ग्रेविटी फोर्स लगता है तब तो पैराबोलिक मोशन होना चाहिए, कोई पैराबोलिक मोशन है ना। इसका मतलब अगर आप एक काम करो, इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढो, उस पे एलईडी बांध दो, समझ रहे मेरी बात। और अगर अब तुम इसको फेंकोगे ना, इसकी जो एलईडी का मोशन होगा ना वो कुछ ऐसा होगा। इसका मतलब जो एलईडी वाला पॉइंट है ना, ऐसे भी होगा ना जैसे सारा का सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है, दैट इज उसका मोशन वैसे ही होगा जैसे एक पॉइंट मास का मोशन होता है। पॉइंट मास से समझते है ना। तो अब आपको स्टडी करनी है एक्चुअली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके अंदर आप एलएलएम लगा नहीं पा रहे थे, तो ये नया कॉन्सेप्ट है दैट इज सेंटर ऑफ मास। कैलॉरी समझ में आ गया, ठीक है। आप घर में भी कर सकते हो, बैडमिंटन रैकेट होता है, सेंटर ऑफ मास निकाल ही सकते हो, वहां पे एलईडी बांध दो, अंधेरे में फेंको, आपको ऐसा मोशन दिखाई देगा सीधा सीधा, और एक बार उसकी टिप पे बांध दो फिर फेंको, फिर कुछ ऐसा मोशन दिखाई देगा अंधेरे में, फेंक के देखो। कैलॉरी समझ पक्का समझ में आ गई बात। इट मींस एक स्पेशल पॉइंट है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ठीक है, जो जिसका मोशन बिल्कुल कैसा होगा जैसे एक पॉइंट पार्टिकल का मोशन, ठीक है। क्या लॉजिक आ गया समझ? आइए अब हम सेंटर ऑफ मास की स्टडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो में कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट, एक में डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट, डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम समझ में आता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मास है। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं एक मास है, एक मास है, एक मास है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, तो देखो ध्यान से, अभी तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। अगर मान लो आपको सिंपल ये पता है, आपने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, ये मास 1 kg का, ये मास 3 kg का, और ये मास 2 kg का। इसके कोऑर्डिनेट है 1, 1, 1, 3 और 2, 3। अगर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप जरा उस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। s कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का s into dm अपॉन dm, ऐसा होता है। जरा ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर इंटीग्रेशन साइन हटा दो, जब ये एलिमेंट बहुत छोटा होता है तभी तो ये सिग्मा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेटिंग फंक्शन में कन्वर्ट होता है। तो सीधा क्या है यहाँ पे, पहला मास इसका x1 कोऑर्डिनेट, दूसरा मास इसका y कोऑर्डिनेट, तीसरा मास इसको और ऐसे तरह से तो वैसे भी लिख सकते हो, m1 x1 m2 x2 mi xi अपॉन m1 m2। क्या लॉजिक समझ आ गया? ऐसे y कोऑर्डिनेट और सेंटर मास आ जाएगा, ऐसे z कोऑर्डिनेट और सेंटर मास आ जाएगा। हाँ या नहीं? तो जरा ये बताओ, इसका x कोऑर्डिनेट और सेंटर मास कितना है? 1 plus 3 plus 4 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है? 3 नीचे कितना आ गया? 8 by 6, that is 4 by 3। हाँ, that is 1.33। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट है 1 पॉइंट, आप मान सकते हो कि पूरा का पूरा मास का में कंसंट्रेटेड है। अब देखो वो वहां पे मास आ रहा है सेंटर में, जहां पे कोई मास नहीं है, क्योंकि एजो पॉइंट बाहर भी आ सकता है ऑब्जेक्ट। हाँ यार, ऐसे ही होगा, इसका y कोऑर्डिनेट और सेंटर मास क्या है? 1 9 प्लस 6 अपॉन कितना आ जाएगा? 16 by 7। हाँ यार, तो इसका मतलब कैलकुलेट करना ही है, सिंपली काम क्या करना है, x कोऑर्डिनेट्स कर दो फटाफट। ऐसे z में फिर x y z कोऑर्डिनेट निकाल लो,
इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? वन पे, सेकंड रीजन पे या लाइन पे? लाइन पे है। अगर मान लो ये मास हो जाए 3 के, ये मास राइट 2 के, अब सेंटर ऑफ मास कौन से रीजन में आएगा? फर्स्ट रीजन में। क्यों? आप इसको कम करते करते जीरो कर दो, सेंटर ऑफ मास इसका यही आ जाएगा। इसका मतलब जहां पे ज्यादा मास होगा सेंटर ऑफ मास वही होगा। अब जरा ध्यान से देखना, मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और इसी को तुमने मान लिया पूरी। पहली बात पता चली, इस मास को नाम दे दिया मैंने m1, इसको मास दे दिया m2, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सेंटर ऑफ मास को मैंने क्या मान लिया? 0 मान लिया। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस अगर मैं r1 बोलता हूं और ये डिस्टेंस अगर मैं r2 बोलता हूं, तो ध्यान से समझना, ये क्या हो जाएगा? m1 r1। r1 क्या चीज है? कोऑर्डिनेट है, पोजीशन डालते हैं। r1 डिस्टेंस है, पॉजिटिव में गए तो क्या आ गया? कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? प्लस r1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस m2। r2 यहाँ पे ऐसे तो प्लस ही लिखूंगा, लेकिन एक्चुअली r2 क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या पुट करते हो? पोजीशन, कोऑर्डिनेट पुट करते हो। हाँ यार, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हाँ यार, ये बात समझ आ गई आपको? पक्का समझ आ गई ना? बहुत ही सिंपल बात है ये। तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरे हिसाब से। आपके देखो, ये से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। आपके पास क्या है? m1 r1 m2 r2। तो r1 by r2 किसके बराबर आ जाएगा? m2 by m1। है ना? इट मींस इन्हीं दो मासेस को जो सेंटर ऑफ मास डिवाइड करता है, इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस को डिवाइड करता है। r1 is inversely proportional to m1। ये मास ज्यादा होगा, r1 कम होगा, तो हमें पता है ये मास ज्यादा होगा तो ये डिस्टेंस कम होगी और ये ज्यादा होगी। हाँ या ना? तो अगर मैं सिंपल कहूं ये 2 kg है, ये 3 kg है, 2 kg है। हाँ या ना? जैसे मैं एक यहाँ पे बनाता हूं, ये है 2 kg, ये है 3 kg, और मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 15 मीटर। कितनी है? आपको 2 kg की डिस्टेंस बतानी है सेंटर ऑफ मास से। क्या बताना है? 2 kg की डिस्टेंस बतानी है सेंटर ऑफ मास से। तो ये डिस्टेंस मेरे को निकालनी है। मेरे को ये चीज पक्का पता है, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो क्या है? 2:3 का रेशियो, इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। ये मास तो इसकी लेंथ थी, ये मास इसकी लेंथ थी, क्योंकि हैवियर मास है तो ये डिस्टेंस ज्यादा होती थी, ये लाइटर मास है तो ये डिस्टेंस कम होती थी। ऑब्वियस बात है, सिंपल सी बात है। नहीं है मेरे पास? देख के फील आती है इसको तो, है ना? तो अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3 डिवाइडेड बाय दोनों का सा 5 इनटू 15 कितना आ गया? 9। तो आ गया 2 kg की डिस्टेंस।
हाँ है ना, पता चल गया 2 kg से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है। कौन सा, ये वाला? ये तो यार रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। टोटल डिस्टेंस तो 3:2 रेशियो में तो 3 वाली कितनी आएगी, 3 डिवाइडेड बाय दोनों का सम इनटू डिस्टेंस, जिसको बांटना है ना। ऐसे एक और देखो, ये 3 kg है, ये 7 kg है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर है। 7 kg से डिस्टेंस बताओ सेंटर ऑफ मास। क्या किया, 7 को डिवाइड बाय 10 तो कितना आ रहा है, ये वाली डिस्टेंस पूछे है तो कम होगी ना, आया ना। इनवर्स रेशियो, ये 7 का रेशियो 1 3 का होगा, 3 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 50 कितना आ जाएगा। अभी भी नहीं है बस, ये स्टेटमेंट लिख लो, लिखो सबसे पहले से लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। अगर दो ही मासेस हैं तो हमेशा उनकी लाइन जॉइनिंग में मास आएगा। सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन लिखो, center of mass, center of mass divides the line joining the two masses, center of mass divides the line joining the two masses, line joining the two masses in inverse ratio of their masses, in inverse ratio of their masses. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आ गई बात, आई बात समझ में, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है।
ये 5 अच्छी बात है कम लोग मुझे बोला था कि तुम अपना वही वही मैंने बोला मुझे बोला था कि अपना देख लो मैं कौन मैंने तो बताया मैंने तो बोला कि हां आ जाओ सारे मैंने जो मैंने जिसमें एक्स्ट्रा तो तुमने लिखा सब एक्स्ट्रा बोल रहे हैं ये यहां ये काज कहां पैकेज है वहां पे काज मतलब क्या बात है ये देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट यस सर देखो ऐसे तो तुम कोऑर्डिनेट निकालो किस तरफ हमेशा सिमेट्रिक लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसकी इसे और इसकी इन सब की इसकी सिमेट्रिक लाइन ऐसी है जैसा इधर है वैसा ही इधर है इसी के ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा तो ये लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ये आएगी आया अब आता है किसकी y कोऑर्डिनेट की तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा 4m और ये क्या आ गया 2m तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी 4:2 या फिर मैं सीधा बोल दूं चलो 4:2 रेशियो में दैट इज 2:1 रेशियो में तो ये डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो L cos 30 ये बात समझिए आया ना तो मतलब आप छोटा छोटा चीज कर इन दोनों का सेंटर मास फिर इसका सेंटर मास आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो बड़ा जल्दी करना चाहो जैसे भी मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा तुम देखना अब थोड़ी फील आने लगी है ना सेंटर मास की पोजीशन की यस सर सर ये वाला बता अभी देखो और पता चल जाएगा अभी और पता चलेगा देख कोऑर्डिनेट तो निकाल के कर ही सकते हो तो है ही तरीका and side length AX. This is x axis. This is y axis. ये बात तो समझ आती है ना सेंटर ऑफ मास ये डिपेंड करेगा ओरिजिन पे क्योंकि आप कोऑर्डिनेट लेते हो सेंटर ऑफ मास को कोऑर्डिनेट तो 0 आ जाएगा आया ना सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ बिल्कुल सही बात है जतिन एकदम सही है
So X equals to control A under given. देखो ध्यान से देखो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ है इन दोनों का सेंटर ऑफ मास और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो सारी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेंटर में तो सॉल्व क्यों कर रहे हो ये डिस्टेंस अगर ये है ये a है ये भी a है तो इसका क्या आएगा a कॉमा g खत्म है ना बात समझ में ये नहीं अपनी दिव्य दृष्टि से देखो इसको ध्यान से ठीक है ऐसा थोड़ी करोगे हर किसी का आप कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करोगे और फिर सॉल्व करोगे हाँ है ना थोड़े गंभीर मारने होते हैं ऐसे बोलो नहीं है बात अरे इसका सेंटर ऑफ मास बताओ फिर इस तरह का बाहर इस तरह का क्वेश्चन बाहर y इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ही आएगा टोटल मास क्या होगा इन दोनों का 4m ये कितना है 2m लाइन जॉइनिंग की डिस्टेंस आ जाएगी cos सेकंड तो बस तो 4:2 दैट इज 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा तो ये हाइट कितनी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 3 इनटू डिस्टेंस ये जो फॉर्मूला होता है ना m1 mixi याद रखना ये mixi क्या है सेंटर ऑफ मास ऑफ mi एलिमेंट वही छोटा सा उसका सेंटर ऑफ मास है लेकिन अगर ये तो पॉइंट मास है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यही होगा जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और दे देता हूँ एक रॉड ये है एक रॉड ये है एक रॉड ये है मास m1 मास 2 kg m2 मास 3 kg m4 मास 5 kg कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं हर रॉड के उसमें हर एक साइड 2,3 5,3 3,5 इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ये लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन ये रॉड है इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है एक रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है वैसे बस ठीक है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा L/2 इतना सोच क्या रहे देखो इन दोनों का कैलकुलेट करना भी कुछ सीधा हो जाएगा तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे अब तुम्हें पता है ये L/2 और ये भी L/2 का तो आंसर आ गया L/2 L/2 अब आगे बस जैसे दिमाग से जुगाड़ लगा इसका सेंटर ऑफ मास निकालो तीन रॉड है एक चीज लिख लो सेंटर ऑफ मास of regular geometrical figure with uniform density will be at their geometrical center will be at their geometrical center their geometrical center जैसे ये मान लो एक शीट है यूनिफॉर्म डेंसिटी
x1 comma y1 x2 comma y2 x3 comma y3। अगर मैं बोलो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एक ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड। तो इसका s कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, x1 plus x2 plus x3 divided by 3, और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, y1 plus y2 plus y3 divided by 3। क्या लॉजिक समझ आ रहा है? एज्यूमिंग इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ट्रायंगुलर प्लेट है, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या है, ट्रायंगुलर प्लेट नहीं है बस। अब देखो एक स्फीयर है, उसका सेंटर ऑफ मास आएगा, एक कोन है सॉलिड कोन, एक सिलेंडर, उसका सेंटर ऑफ मास आएगा। अगर मैं क्या बताऊं ऐसे इनके बारे में, तो ये बताइए जो भी फिगर होगा उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसका सेंटर ऑफ मास होगा। हाँ उसको करो। ये सही बात है, इसको पता है, मतलब ऐसे ये नहीं हो गया अरे शिकायत हो रही है इसके फादर भी बहुत इसकी टॉक्सिक फैमिली है, इसको 1% मानो से ओके तरफ से आउटलिंक मैं हमारे सामने पड़ी हूं भाई रिसेप्शन में इस बंदे को मार पड़ रही है, रिसेप्शन क्या छुपाए हम यहाँ क्लास से जाते हैं पर यहाँ लोग नहीं सकते इसमें मीडिया पर जाएगा बड़ा हाल है, कुछ नहीं कर सकते, पहले तो नोट का निकालना पड़ेगा, मेरा तो नहीं है बड़ी खुशी लेकिन आज तो फ्री का लग रहा है अरे नाइट की गाड़ी वगैरह सब चलता है अरे एक बार मैंने उसका ठीक है नहीं मेरे हिसाब से नहीं क्योंकि मार्क्स की तो निकाल है एक काम कर लेना फिगर और का सेंटर ऑफ मास निकाल ले, उनका मास कहां पे मान के उनको एज 3 पॉइंट एज्यूम करके फिर कोऑर्डिनेट्स निकाल ले। मैं तो सोच ही रहा था देखो हर रॉड का जो होगा फोकस के सेंटर पे ही होगा क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है तो मिड पॉइंट फॉर्म करना इसका आएगा
लोअर केस स्टार्ट ओरिजिन वाली है तो किसके रेफरेंस में निकालो ओरिजिन निकालो हां इतना वही रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन अपना नाम मेरे पास फोन मेरे को बोला तो उसके फैमिली इशू से इस बात से वेट करते हैं मैंने फर्स्ट टाइम इसको कॉल किया था ना मैं जा रहा था मुझे बस बदल है पापा तो राइट पर ट्यूशन करता है अरे भाई छोटा है भाई बहुत छोटा है सब 3 साल नहीं अरे भाई तो क्लास किसके वो तो मैं ओरिजिन तक मतलब कहीं 0 बाय 0 का ही लेते हैं ना इस टाइम होगा ना ये 2 बाय कोऑर्डिनेट्स यस वे एसेंशियली एप्लीकेशन का 9 हमारी वो चल रही है पीटीएम चल रही है वो फोन पे वहां इसका भाई इस पता नहीं पूरे दिन दो दिन में बैठा हुआ है फोन चला रहा है हां इसको लेक्चर में मतलब बच्चे सब फोन नहीं चला रहा है और पेरेंट्स भी डांट रहे हैं वहां बेटा अब फोन मेरा मैंने वो गेम खेल बता दो देखो इसका सेंटर ऑफ मास कर लीजिए इसके सेंटर का निकालना है 2 + 3 5/2 3 + 5 8/2 8/2 4 4 7/2 3/4 7/2 ये देता है है ना तो x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास क्या है 2 × 5/2 5 5 × 7/2 35/2 plus 12 divided by 10 69/20 क्या लॉजिक समझ में आ गया तो मैं ये तो मैं बोल रहा था m1 x1 तो ये x1 क्या है m1 का सेंटर ऑफ मास समझ आ गई अब समझ आ गई ना मैं जो बता रहा हूँ हाँ है ना x2 क्या है m2 का सेंटर ऑफ मास है बस ये लिख दिया और क्या 67 अब y भी निकाल लो जरा सच बताओ समझ में नहीं आएगा आना ही था मिटा दो इसको अब रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर तुम करते रहो सॉल्व है ना चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं एक रॉड ये m मास l
m mass L है, ये ओरिजिन है 0,0, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ। हाँ ऐसे सटा के रखी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओगे? लगाओ। इलेवन बड़ा स्पेशल टाइम मानते हैं लोग। 11 बड़ा स्पेशल टाइम मानते हैं। क्यों? मैंने भी माना। मैंने कहा लोग मानते हैं, लोगों को नहीं आता। किसी को भी मान लो। 11 लोग मानते हैं, कई जगह पढ़ा है मैंने इसके बारे में। बच्चे पूछ रहे हैं हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट का सिलेबस कब है? आएगा तो सेंटर ऑफ मास ये सर्कुलर वर्कुलर सारा टोटल आज से पहले का टोटल सिलेबस। हाँ स्टार्टिंग से वेक्टर वेक्टर वो तो आना भी चाहिए। कोई बात नहीं, तो उसमें उनके भी तो ये सिलेबस आएगा नहीं आ रही है। मैथ्स का भी डिफरेंट है, फिजिक्स का क्या डिफरेंट है? तो फिजिक्स का हमको एनएलएम से शुरू हुआ और इतना आगे तक आ गया। दो ही चैप्टर कौन कौन से? एनएलएम में सर्कुलर तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा और दो पावर। कौन से स्कूल में? इसका मतलब कोर्स में आ गए हो क्या स्कूल से? सर वहां क्रिएशन भी करा दिया ना, तो वो भी आ रहा है क्या? सर मैथ्स तू मजे कर बेटा, और कुछ नहीं कर सकता है इसके अलावा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तेरे पास। दोनों बुक्स कंप्लीट करा दे। कौन से स्कूल है? फिर अगर ऑफलाइन होती ना तब भी अभी तक सिलेबस खत्म नहीं होता है, और ऑनलाइन अभी तक कर दिया स्कूल। ऑफलाइन तो उनको पता तो है कि तुम सुनने वाले तो हो नहीं। बच्चों को पता है नहीं सिलेबस क्या चल रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? लाइन लाइन पे होगा सेंटर ऑफ मास हमेशा दो जोड़ी दो पॉइंट। एक तो एक्सिस ये होगी, एक सिमेट्रिक एक्सिस ये होगी क्योंकि जैसा इधर है वैसा इधर है, तो इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा बराबर। है L/4 you L/2 L/4 है। क्या बात समझ में आ गई सबको? एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा फिर तुमसे एक लेवल दो क्वेश्चन कर देंगे। जैसे रॉड है, इसका जो मास देखो, मास पर लेंथ होगा ना उसको ऐसे लिखूंगा लैम्डा से। मास पर लेंथ का मतलब लैम्डा से रिप्रेजेंट करूंगा उसे। मास पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करूंगा सिग्मा से।
और मास पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करूंगा रो से। ये डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कहता हूं ये जो रॉड है इसकी मास डेंसिटी है लैम्डा लैम्डा नॉट इनटू x, लेंथ है इसकी l, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। है क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? इसका मास क्या आ जाएगा? इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना मान लो आपको, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। आप यहाँ से x डिस्टेंस से ले जाओ, थोड़ा सा और जाओगे कितना जाओगे, उसका मास क्या होगा जो किसके बराबर आएगा, लैम्डा इनटू dx। लैम्डा मास पर लेंथ है और लैम्डा किसके बराबर है। अब देखो जैसे जैसे आगे जाओगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, फॉर्मूले में यही है ना, डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो आगे वाला डी मास भारी होता जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे तुम, लैम्डा नॉट इनटू x इनटू dx। अब बताओ s कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आता है, x इनटू dm अपॉन dm का इंटीग्रेशन। तो x और dm की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा नॉट x इनटू dx डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट x इनटू dx। तो यही है ना लैम्डा नॉट x इनटू dx। तो dm ही तो लिखना नीचे, क्या चीज कांस्टेंट है बाहर आके फिर जाएगी, लैम्डा नॉट ऊपर क्या आएगा x स्क्वायर, नीचे क्या आएगा लिमिट 0 से l, तो ऊपर क्या आ जाएगा s क्यूब बाय 3 0 टू l, और नीचे क्या आएगा 2 0 टू l, क्या आ जाएगा 2l बाय 3 क्या आ जाएगा, आया ना? तो सेंटर ऑफ मास आ गया, सेंटर ऑफ। अब कैसा भी फंक्शन दिया हो तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको, लॉजिक आ गया समझ? अब देखो ये यूनिफॉर्म मास है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? डिस्क्रीट मास था वो पहले, पॉइंट मास अलग अलग थे। अब यहाँ पे मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज कंटीन्यूअस मास सिस्टम में आया। क्या है कंटीन्यूअस मास सिस्टम, वो क्या है वो भी कंटीन्यूअस मास सिस्टम था। लेकिन अगर मास डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए तो फिर तो ज्योमेट्रिकल सेंट्री आ जाएगा। यहाँ पे तो मास वेरिएबल है ना, डेंसिटी वेरिएबल बेसिकली बेटा। तो देखो मान लो आपको कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास एक सॉलिड कोन का, रेडियस r और हाइट h, इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो एक बार बता दो, हमेशा कोशिश करनी चाहिए दो एक्सिस ये हम एक एक्स और वाई एक्सिस, तो हमेशा एक एक्सिस वो चूज करो जो सिमेट्रिक हो। इसके अंदर आपको y एक्सिस सिमेट्रिक एक्सिस मिलेगी, सिमेट्रिक एक्सिस ये होगी ना, y आपको सिमेट्रिक एक्सिस मिलेगी। हां यस मेरे पास तो देखो आप ये चूज कर लो, तो ये आ गया 0,0। इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि एक कोऑर्डिनेट तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, कौन सा x, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि सिमेट्रिक एक्सिस के सेंटर ऑफ मास लाई करता है। क्या ये बात लिख सकते हैं? हमेशा जब भी कंटीन्यूअस मास सिस्टम हो आपको क्लेवरली एक्सिस यूज करनी है, इस तरह से चूज करो कि एक एक्सिस क्या हो 0 सिमेट्रिक एक्सिस। हां यार एक सिमेट्रिक हो तो सेंटर ऑफ मास उसी पे लाई करके फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे अब इसके अंदर तुम क्या करोगे, तुम इसके अंदर इसकी डेंसिटी रो मान लो, मैं यहां से y डिस्टेंस ऊपर जाऊंगा, थोड़ा सा और जाऊंगा तो कितना जाऊंगा dy जाऊंगा, dy जाऊंगा,
इसकी रेडियस कैपिटल है, इसकी रेडियस क्या आ जाएगी स्मॉल आर, है ना। जरा मेरे को ध्यान से देख के बता दो, तो मेरे को इसका वॉल्यूम निकाल के बता सकते हो क्या? क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू डी बाई, ये डी की वॉल्यूम हो गई। भाई किसी थाली का वॉल्यूम कैसे निकाल दो? सरफेस एरिया इनटू हाइट, कौन का नहीं सिर्फ इतने से का, हाँ इतना सा जो प्रश्न बन रहा है पूरे का निकाल के फायदा भी क्या है? तेरे को क्या करना है, x इंटू डीएम या y इंटू डीएम करना है ना, तो डीएम एलिमेंट में तो मास निकालेगा, है ना। अब देख इस पूरे का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, y पे ही होगा, ये जो प्लेट से बनी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे यही होगा ना। तो देखो तो ये डीएम मास कितना हो जाएगा, रो इंटू डी, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। लॉजिक समझ में आ रहा है यार? सीधी से मल्टीप्लाई करते और क्या करता है, आया नहीं है बात समझ आने की। अब देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इधर देखो। अब y कोऑर्डिनेट निकालना आपको, फॉर्मूला आपको y dm, dm में इंटीग्रेशन और dm की जगह क्या लिखोगे, रो पाई r स्क्वायर dy अपॉन dm, dm की जगह क्या लिखोगे, रो पाई r स्क्वायर इनटू dy। क्या क्या चीज कांस्टेंट है जो बाहर आके गायब हो जाएगी, रो और पाई गायब होने के बाहर निकल के पहले बस काट देना, कांस्टेंट चीज पहले इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकलती है और फिर गायब होती है, ठीक है। प्रॉब्लम एक है इसमें, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? दो वेरिएबल है इसके अंदर ऊपर वाले, उसको इंटीग्रेट नहीं करना था अपने को, दो वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना था तो पर इंटीग्रेट नहीं करना, तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या करना होगा, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, दिमाग लगा, ठीक है। अब दिमाग लगाना पड़ेगा, तो तुम देखोगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, हाँ यार हमेशा बस ऐसे ही दिमाग लगाना और सॉल्व कर लेना। तो इसके लिए क्या करोगे, तुम बोलोगे r अपॉन कैपिटल R, r अपॉन कैपिटल R शुड बी इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितनी होगी, h माइनस y अपॉन h, बोलो नहीं ये बात, तो स्मॉल r को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम? अब देखो क्या क्या चीज कांस्टेंट बाहर निकल फिर से गायब हो जाएगी, बोलो नहीं ये बात आगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, लिमिट कहां से पुट करोगे, जीरो से लेकर कैपिटल h, इसको जब तुम सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा h/4, क्या आएगा, ये सॉलिड फॉर्म है। आपको सेंटर ऑफ मास पता है किसका कैलकुलेट करना है, ये तो मैंने करा दिया आपको,
आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है आधा हेमिस्फीयर का, रेडियस आर है, सॉलिड हेमिस्फीयर। ये लॉजिक समझ आ गया? सेम सही लॉजिक होगा, करो सब। इसका तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व तो कर ही लोगे क्या? मैं करूँ सॉल्व? कर लोगे ना इंटीग्रेट?